न्यूक्लियस लेक्चर 07। शायद ये आज न्यूक्लियस का आखिरी लेक्चर हो सकता है। एक ही डिस्कशन है, चेन रिएक्शन समझाना है पूरा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने आपको चैप्टर नंबर 10, वो विंडोज़ बंद करो, बहुत बाहर का आवाज़ आ रहा है, बंद करो उसको। आपको पता है ये रूटीन है तो क्यों खुला रखते हो। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 में 5 थियरीज बोला था आपको, और वो आपने अच्छे से लर्न भी किया, बार बार हमने क्लास में टेस्ट भी लिया उसका, और आपको पक्का हो गया चैप्टर 10-12, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के पिछले 6 वीडियो में कहीं मैं कुछ बोला नहीं कि ये सिर्फ 5 अच्छी थियरी कर लो, इस बार रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपका काम हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, बोला नहीं। तो आज अब आखिरी लेक्चर है तो बोल देता हूँ, ठीक है। ये 4-5 जो मेन थियरीज है जो हमने पढ़ी है। सबसे पहला न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। वो था ना न्यूक्लियर फोर्स, 0.8 फर्मी से पहले रिपल्सन होता है, 0.8 फर्मी के बाद अट्रैक्शन होता है, वही सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है। फिर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में डिटेल है, पूरा वो ग्राफ है ना पूरा, EBN अगेंस्ट A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट एटॉमिक मास का ग्राफ है कि नहीं। उसी के अंदर मास डिफेक्ट भी समझाया गया है, हल्का सा मास डिफेक्ट। ये दूसरा क्वेश्चन, ये पूरा एक ही क्वेश्चन बनता है, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी कि मास से एनर्जी बनता है, एनर्जी से मास बनता है, वहां से सीधा मास डिफेक्ट पे गए, मास डिफेक्ट से सीधा कहाँ आ गए, बाइंडिंग एनर्जी पे, पूरा एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद बनता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पूरा एक ही क्वेश्चन है बड़ा। इसके बाद बनता है हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, और एक 5वां क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर में आएगा। यस, 5th क्वेश्चन आज के लेक्चर में आएगा, चेन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दोनों है, ठीक है। तो 4 अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से कर लो। इस साल रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपका काम मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, इसमें सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। चलो अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये आज क्यों लिखवाया आपको कि फिर अगले लेक्चर से इनका टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करूंगा क्लास में, मैं आपको पूछूंगा ओरली कुछ भी, फिर आपसे लिखवाया भी जाएगा कि लिखो तुरंत विदिन 5 मिनट। तो अब इनको प्रिपेयर करना, आज पूरा दिन है आपके पास, कल से इन पे चालू करेंगे काम। चल भाई, अब आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, श्रृंखला प्रक्रिया, पूरी एक श्रृंखला बनती है रिएक्शंस की, ठीक है। आपको ये तो पता है कि यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवाया, उसको लगाया यूरेनियम पे खींच के, तब यूरेनियम का फिशन होता है, 2 नया न्यूक्लियस बनता है, और साथ में न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, न्यूट्रॉन भी बनते हैं। ऐसा सिंपल देख, जैसे ये यूरेनियम है, यूरेनियम, ठीक है, इस पे एक न्यूट्रॉन पार्टिकल आया तो इसका फिशन होके 2 नया न्यूक्लियाई बना। लेकिन इस प्रोसीजर में कुछ न्यूट्रॉन पार्टिकल फिर से रिलीज होते हैं अंदर से, ये न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 2 होते हैं, किसी रिएक्शन में 4 हो जाते हैं। तो इनका एवरेज हम इतना पकड़ के चलते हैं, एवरेज न्यूट्रॉन 2.5, इतना न्यूट्रॉन हम पकड़ के चलते हैं, एवरेज 2.5। ऐसे कभी अरे आधा न्यूट्रॉन नहीं पैदा होता, कभी या तो 2 होता है या 3 होता है, बट व्हाट विल बी द एवरेज, विल बी 2.5। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन कि हम जानते हैं व्हेन एनी न्यूट्रॉन इंसिडेंट ऑन यूरेनियम, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड एज रिजल्ट। फिशन होता है वो तो नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखोगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड।
The average number of neutron is 2.5 because in some reactions they are 2, in some reactions they are 3. So its average is 2.5. Yes. अभी चाय नहीं पीना है मेरे को, लेकिन अभी नहीं पीना है, बिना मांगे चाय आ गया। आज का दिन बहुत अच्छा है। तो एवरेज 2.5। अब समझो ना, फर्मी ने बोला था, फर्मी का नाम क्या था, चिरॉन फर्मी ऐसा कुछ था, चेरिक फर्मी कुछ था, फर्मी कंफर्म है। 1939 में फर्मी ने बोला था कि ये जो रिलीज्ड न्यूट्रॉन है ये फिशन का पूरा एक चेन बनाते हैं, जिसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे बनाते हैं चेन? अरे यार, ये न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, अब जाके इसके साथ फिर ठोकेगा, ये इसको ठोकेगा, तो इसमें से फिर 2 बनेगा, यहाँ भी फिर 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर यहाँ फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे। समझ रहे हो आप पूरा चेन कैसे बनेगा? यहाँ फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये न्यूट्रॉन फिर इसके साथ कोलाइड, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर 4 से 16 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। समझ रहे? ऐसे पूरा रिएक्शन चलेगा लाइक अ ग्रेप मॉडल। बेसिक मॉडल समझा दूँ? जैसे ये रहा यूरेनियम, सबसे पहला न्यूट्रॉन आया, 2 टुकड़ा किया, फिर यहाँ पे और न्यूट्रॉन पैदा हुए, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, तो इसके फिर 2 टुकड़े हुए, फिर इसके 2 टुकड़े हुए, फिर यहाँ पे और न्यूट्रॉन बने, ये न्यूट्रॉन ने फिर इसके 2-2 टुकड़े किए, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन बने, ये फिर 2-2 टुकड़े करते जाएंगे, तो इट विल बी अ एंटायर चेन ऑफ फिशन, विखंडन होने का पूरा चेन बनता है। ये फर्मी ने सजेस्ट किया था इन 1939 फर्मी सजेस्टेड दिस चेन रिएक्शन। अब इस चेन रिएक्शन का एक धांसू पॉइंट ऑफ व्यू है। ये चेन रिएक्शन यदि हमारे कंट्रोल में रहता है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमको स्टेडी रेट से एनर्जी देता रहता है। एनर्जी कहाँ से आया? अरे मैं भूल गया बताना, ये जब न्यूट्रॉन बनता है तो साथ में बहुत सारा एनर्जी भी निकलता है ना, निकलता है कि नहीं? अपने अंदाज मारा था ना पिछले लेक्चर में, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना, हाँ है कि नहीं? फिर यहाँ फिशन होगा तो फिर एनर्जी निकलेगा, फिर एनर्जी निकलेगा, तो हर जगह न्यूट्रॉन और एनर्जी दोनों रिलीज होता है, न्यूट्रॉन और एनर्जी दोनों रिलीज होता जाता है। तो बहुत सारा न्यूट्रॉन तो अपने पास जमा हो रहा है, तो बहुत सारा एनर्जी भी जमा हो रहा है भैया। तो ये प्रोसीजर, ये जो चेन रिएक्शन है, इफ इट इज इन योर कंट्रोल यू विल गेट फॉर अ लॉन्ग टर्म अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ स्टडी रेट। बट इफ इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, it is uncontrolled, it is out of control, it will become a massive explosive blast, atomic blast it is called। समझा? ये जो एटम बम बोलते हैं ना, वो यही होता है चेन रिएक्शन, लेकिन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो धड़ाधड़ फटाफट फ्यूजन होता जाता है और फटाफट एनर्जी बनती जाती है और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है। दैट इज कॉल्ड एटम बम रिएक्शन। लेकिन इसको हम कंट्रोल करें अपने तरीके से, एनर्जी को कंट्रोल करें, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होने न दे, आराम से करवाए धीमे धीमे, तो हम एनर्जी का अच्छा अमाउंट इट इज स्टेडी रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कैन अचीव। क्लियर? तो ये जो फर्मी ने सजेशन किया था, उसके बाद हम अपने 2 सजेशन लिख देते हैं। कौन कौन से? एक तो कंट्रोल्ड और दूसरा है अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड रिएक्शन है तो क्या देगा? स्टेडी रेट से एनर्जी देगा कंटिन्यूस, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड है तो लाइक एटॉमिक ब्लास्ट, एक्सप्लोजिव, फटने लायक पदार्थ। समझे आप? तो जब भी चेन रिएक्शन का क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन इतना तो बनता है, इतना इंट्रोडक्शन बनता है। सबसे पहले इसका जन्म कहाँ से होता है इस थॉट का, कि यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन कण टकरा जाए तो यूरेनियम का फिशन होके 2 नया न्यूक्लियस बनता है, और इस प्रोसीजर में न्यूट्रॉन एमिट होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रॉन कभी 2 कभी 3 हो सकते हैं, तो वी कैन टेक द एवरेज एज 2.5 बराबर। फिर
2 पॉइंट दिए न्यूट्रॉन पे। अब इन न्यूट्रॉन पे सीधा फर्मी को कनेक्ट करो कि फर्मी बाबा ने इन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बोला था। क्या बोला था कि यदि ये न्यूट्रॉन प्रॉपरली यूज किए जाएं तो ये जो फिशन का पूरा एक चेन रिएक्शन बन सकता है। ठीक है, फिर चेन रिएक्शन आते ही हमको याद आया दिमाग में कि रुको, बिवेयर ऑफ चेन रिएक्शन, ध्यान से करना, ये तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम्हारा सारा काम कर देगी, जिंदगी बना डालेगी। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो ब्लास्ट हो जाएगा। चेर्नोबिल ऐसा कुछ जगह था, चेर्नोबिल यूक्रेन में 1986 ब्लास्ट हुआ था, अनकंट्रोल्ड हो गया था चेन रिएक्शन। चेर्नोबिल ऐसा कुछ नाम था। अनकंट्रोल्ड का एग्जांपल है अपने पास, चेर्नोबिल समथिंग ऐसा कुछ नाम था। यूक्रेन में 1986 में हुआ था ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी हम चेन रिएक्शन को पढ़ते हैं ये 2 चीजें याद रखनी है कि वो कंट्रोल में है तो वेरी गुड, नहीं कंट्रोल में तो मर गए। हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेके डूबेंगे। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी एंड हीट बोथ, समझा। अच्छा, अब चेन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब चेन रिएक्शन पे टेक्निकल बातें कि क्यों ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। वही तो साइंस सीखेंगे ना अब हम कि अनकंट्रोल क्यों होता है, क्या क्या तकलीफें होती है। लेकिन आज बहुत से ऐसे रिएक्टर्स हैं जहां पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किया जा रहा है एंड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन टुडेज मॉडर्न डेज। तो हम अनकंट्रोल के बारे में क्या क्या समस्या है वो जान ले, व्हाट आर दी फॉल्ट्स, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, और उनका सोल्यूशन कर ले तो वी कैन मेक इट अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, है कि नहीं। तो आज बहुत से एटॉमिक रिएक्टर में ये हो रहा है कंट्रोल प्रोसेस, तो कुछ तो किया होगा ना उन्होंने, क्या क्या तकलीफें होगी उनको सॉल्व किया होगा। ये 1986 में ये लोग नहीं कर पाए होंगे सॉल्व, कुछ गलती हुआ होगा, गया है ना। तो क्या क्या गलती हो सकता है, क्या क्या डिफिकल्टीज है, उन पे अब डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये इंट्रोडक्शन में 3-4 पॉइंट लिखने हैं। अब ये पूरा बोर्ड हम डिफिकल्टीज और उनके सोल्यूशन पे बात करेंगे, है ना। चल भाई स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब चेन रिएक्शन को सक्सेसफुली कंट्रोल करने में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं और उन डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन बहुत मस्त है और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस है। डिफिकल्टीज भी सिंपल, सॉल्यूशन भी सिंपल। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सीधी सादी बात है यार। देखो डिफिकल्टीज, समस्याओं का निवारण। सबसे पहला डिफिकल्टी, नंबर 1, पहला डिफिकल्टी, पहले डिफिकल्टी को समझना पड़ेगा। 1 मिनट है, ये आवाज आ रहा है कहीं से, जैसे क्लास इनसाइड। चलो देखो, डिफिकल्टीज में पहला डिफिकल्टी, जो न्यूट्रॉन होता है ना, अपन ने बोला था ना कि यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन टकराया तो 2-3 न्यूट्रॉन नया पैदा हो गया। ये जो न्यूट्रॉन होता है ये स्लो या थर्मल हो तो वेरी गुड, क्योंकि वो फास्ट न्यूट्रॉन से बेटर ये रिजल्ट देता है। फिशन के लिए फास्ट न्यूट्रॉन से बेटर रिजल्ट कौन देता है हमको, स्लो या थर्मल न्यूट्रॉन। तो हमारा न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए, स्लो या थर्मल, ये होना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं, चलो फास्ट न्यूट्रॉन ठीक नहीं है, हमको कैसा चाहिए, स्लो और थर्मल न्यूट्रॉन, ये चाहिए। अब चेन रिएक्शन में होता क्या है, जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ये 2-3 न्यूट्रॉन, वो सारे फास्ट होते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके निकले होते हैं, वो समझो फटा ना फ्राम तो कितना एनर्जी लेके निकला, तो वो फास्ट न्यूट्रॉन होता है। लेकिन हमको तो यूजफुल न्यूट्रॉन कौन सा है, स्लो। तो वो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो बनाने का टेक्निक हमको पता होना चाहिए। सबसे पहली डिफिकल्टी कि न्यूट्रॉन जो एमिट होते हैं अंदर, रिलीज होते हैं, दे आर वेरी फास्ट, सो मेक देम स्लोअर। तो हाउ टू मेक देम स्लोअर, तो वो भी है आइडिया, लेकिन पहले थोड़ा लिख तो ले पॉइंट कुछ। तो इन चेन रिएक्शन, ये जो यूरेनियम है जिस पे एक न्यूट्रॉन आगे टकराया, फिर इसका फिशन हुआ, नया न्यूक्लियस बना और यहाँ पे जो 2-3 न्यूट्रॉन बना, ये न्यूट्रॉन के बारे में लिखो स्टोरी कि दीज न्यूट्रॉन्स आर फास्ट न्यूट्रॉन विच आर नॉट यूजफुल।
क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि ये फास्ट है ना, तो ये लोग मटेरियल से बाहर निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। पैदा होते ही इतना फास्ट है कि जूम निकल गया मटेरियल से बाहर। अब ये न्यूट्रॉन मटेरियल से बाहर निकल गए तो फिर अब आगे रिएक्शन कैसे होगा? इसके साथ कौन टकराएगा? तो रिएक्शन बंद ही हो जाएगा। ले, समझ में आया? न्यूट्रॉन आर वेरी फास्ट, दे जस्ट एस्केप द मटेरियल, सो फिशन स्टॉप्स, खत्म हो गया केस। फिर वापस बाहर से एक नया न्यूट्रॉन दो भाई, ये सब कौन करेगा, है ना? तो न्यूट्रॉन का सबसे बड़ा समस्या ये है कि लोग बहुत फास्ट होते तो एस्केप फ्रॉम दी मटेरियल। अब तो ये हो गई समस्या क्या? फास्ट, सो एस्केप, ये एस्केप हो जाना ये है अपनी समस्या, इनको रोकना है। तो हो गया डिफिकल्टी नंबर 1। अब इस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन भी दूंगा मैं ही आपको कि इनको स्लो कैसे करना है। तो देखो सॉल्यूशन 1 क्या है? सॉल्यूशन में भी दो आइडिया है। आपका जो रिएक्टर चैम्बर है, रिएक्टर चैम्बर मतलब ये यूरेनियम को क्या हाथ में लेके घूमोगे? अरे यूरेनियम आजा, न्यूट्रॉन आजा, ऐसा नहीं। इसको किसी ने किसी चैम्बर में रखा होगा और हम देखेंगे कि क्या हो रहा है अंदर, है ना? तो जिस चैम्बर में रखा है वो कॉनकेव और रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग होने से क्या होगा? न्यूट्रॉन जैसे ही बाहर एस्केप करेगा वो दीवार से टकरा के वापस अंदर। एस्केप करने से बचाना है ना उसको, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, वो मटेरियल से बाहर भाग जाएगा, तो उसको भागने नहीं देना है, वापस अंदर ही लाना है। तो दीवारें रिफ्लेक्टिंग बनाओ ना कि जो न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट करती हो। जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करने का सरफेस होता है, वैसे न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होंगे। तो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जाए और सरफेस को कॉनकेव रखो तो टकरा के वापस अंदर आए, है ना? तो एक ये है एस्केप से बचाने का आइडिया, ये रहा न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव सरफेस ऑफ वॉल ऑफ चैम्बर है इजी सॉल्यूशन। दूसरा, चलो एस्केप करने से तो बचा लिया, तो वापस टकरा के अंदर आ गए, लेकिन वो फास्ट भी तो है, उनको क्या करना है? हमको स्लो करना है। तो स्लो कैसे करेंगे? आपने एस्केप होने से तो बचा लिया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाया तो टकरा के वापस अंदर ही आया, लेकिन इट इज फास्ट इट, तो वी नीड टू मेक इट स्लो डाउन। तो कैसे स्लो डाउन करेंगे उसको? तो वी नीड सम मॉडरेटर्स, कुछ मटेरियल है दे आर मॉडरेटर, उनके साथ टकराने से ये स्लो डाउन हो जाता है। अब मॉडरेटर कौन है? तो इसके बारे में चैडविक बाबा ने बोला था। क्या बोला था? कि न्यूट्रॉन जब लाइट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है तो न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ जाता है और अपना सारा एनर्जी उस दूसरे लाइट को दे देता है। ये चैडविक ने आइडिया दिया था। न्यूट्रॉन को खोजा किसने था? चैडविक ने ही ना। तो न्यूट्रॉन चैडविक का ही बच्चा समझ लो, चैडविक बाबा ने इसको निकाला था, ये तू न्यूट्रॉन है बे, तेरे को ढूंढ लिया है मैंने, है ना? तो चैडविक न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा क्लियरली बोले, और बोले क्या कि न्यूट्रॉन किसी लाइट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा तो न्यूट्रॉन अपना सारा स्पीड खो देगा और रेस्ट पे आ जाएगा और सारा एनर्जी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना? अच्छा, इस प्रोसीजर को बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? इलास्टिक स्कैटरिंग। कोलाइड भी बोलते हैं, कोलाइजन भी बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में स्कैटरिंग वर्ड लिखा गया है। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन है इलास्टिक स्कैटरिंग। बिल्कुल टफ नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे सीखोगे ना इसमें अंदर और मज़ा आता जाएगा आपको। इलास्टिक स्कैटरिंग, इसके बारे में चैडविक ने क्या बोला था? तो चैडविक ने बोला था कि व्हेन न्यूट्रॉन कोलाइड विद हाइड्रोजन टाइप लाइट न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के साथ टक्कर किया तो इट रेस्ट एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द हाइड्रोजन। अब इसी बात का फायदा उठाते अपन क्या करते हैं? ये जो यूरेनियम लिया ना आपने, यूरेनियम तो फिशनेबल है, उसका तो फिशन होगा, टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? तो यूरेनियम के साथ कुछ और मटेरियल मिक्स कर दो, ऐसा वाला लाइट न्यूक्लियस के अंदर जो भरा पड़ा है उसमें जब वो न्यूट्रॉन पैदा हो तो वो न्यूट्रॉन जो उसके यूरेनियम के साथ लगे हुए और भी एलिमेंट डाल रहे हो ना आप, उनके साथ भी टकराए, अंदर ही अंदर टकरा के क्या हो जाए? स्लो डाउन हो जाए, अंदर ही अंदर हो जाए। समझ में आया कि नहीं? है ना दांसू आइडिया?
तो यूरेनियम प्योर नहीं लेना है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यूरेनियम के साथ कुछ मिक्स करना है। क्या बोलते हो, एलॉय बोलते हो, क्या बोलते हो? यूरेनियम के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है? लाइट न्यूक्लियस हाइड्रोजन टाइप, ठीक है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन पैदा होंगे अंदर, बहुत फास्ट होंगे, वो लाइट न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे और स्लो डाउन हो जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, तो सोल्यूशन मिला ना, क्या मिला? फिशनेबल यूरेनियम के साथ लाइट न्यूक्लियाई भी डालो अंदर, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये जो मटेरियल है लाइट न्यूक्लियाई, इनको बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, और शायद बेरियम ऑक्साइड भी है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, अब देख लेना बुक में। वाटर, ये हैवी वाटर D2O एंड ग्रेफाइट, दीज आर दी मॉडरेटर्स टू बी यूज्ड। ओके, ये समझ में आया पूरा मॉडरेटर। अब आप समझो, मान लो ये थियरी नहीं पूछते हैं तो MCQ, VSQ शॉर्ट क्वेश्चंस में ही नाम पूछेंगे कि मॉडरेटर के नाम दो जरा, 2-3 कौन से वाले हैं, तो बोलने का पानी, बाहरे वाला पानी, हैवी वाटर, तो उसको बारी पानी बोलेंगे ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? हैवी वाटर। तो हैवी वाटर को क्या बोलेंगे हिंदी में? अरे गंवार, D2O तो उसका केमिकल नाम है। वजनदार जल, पेय जल, पीने लायक पानी, तो बारे पानी, ठीक है। तो ये है अपने मॉडरेटर, इनको साथ में मिला दो, न्यूक्लियस स्लो डाउन हो जाएगा। तो बच्चा लोग सबसे पहला डिफिकल्टी देखा आपने, दांसू डिफिकल्टी था। 2 तकलीफ थी यहाँ पे, क्या? एक तो न्यूट्रॉन बहुत स्पीड होता है तो उसको स्लो डाउन करना है, दूसरा न्यूट्रॉन इतना स्पीड होता है कि बाहर निकल जाता है तो उसको रोकना है। तो दोनों ट्रिक किया ना अपन ने, बाहर जाने से रोकने के लिए ये काम कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया, फिर अंदर रख के उसको स्लो डाउन करने के लिए ये मॉडरेटर डाल दिए, हो गया स्लो डाउन, बात खत्म। और ये वर्ड खास लिखना, इलास्टिक स्कैटरिंग। पेपर चेकर ऐसे वर्ड्स तो ढूंढेंगे ही खास, वो हालांकि पढ़ते हैं पूरा ध्यान से, लेकिन ऐसे वर्ड्स ढूंढते हैं पहले कि बच्चा टेक्निकली करेक्ट है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब डिफिकल्टी नंबर 2, दूसरा डिफिकल्टी, स्क्रीन कवर करना भैया पूरा। डिफिकल्टी नंबर 2, दूसरा डिफिकल्टी है के। अब ये क्या डिफिकल्टी है भैया? के को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये होता क्या है के, पहले आपको समझाता हूं। के का मतलब होता है, रुको पहले इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब के होता क्या है? तो के होता है रिलीज्ड न्यूट्रॉन और इंसिडेंट न्यूट्रॉन का रेशियो। अभी आप समझोगे, 2 मिनट रुको। रिलीज्ड न्यूट्रॉन और इंसिडेंट न्यूट्रॉन का रेशियो। अब ये रिलीज और इंसिडेंट क्या? अरे मूर्खा, ये यूरेनियम है, तूने इस पे एक न्यूट्रॉन को दे मारा, ये ले, ठीक है, तो वहां से 2-3 नया निकला, तो जो नया निकला दिस इज रिलीज न्यूट्रॉन, और ये है तुम्हारा इंसिडेंट न्यूट्रॉन। इन दोनों का रेशियो है ये, ठीक है। अब के 3 टाइप का होता है, वो 3 टाइप का के समझेंगे ना तो हमको हमारी डिफिकल्टी समझ में आएगी, सॉल्यूशन तो बाद में है। लेकिन के का 3 टाइप समझो। देखो क्या 3 टाइप है इस के का। पहला, आपका के लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा? लेस देन 1 मतलब नहीं, न्यूट्रॉन डाला अपन ने, डाला, लेकिन ये जो रिलीज न्यूट्रॉन है कम हो गया। अरे ये एक ही नहीं होता, अरे एक साथ 5-7 डाले आपने तो अंदर 10-15 पैदा हुए, उसकी बात कर रहे हैं। बड़े एस्पेक्ट में देख कि ये जो रिलीज न्यूट्रॉन है वो कम हो गया तो अगला फिशन करेगा ही नहीं वो, है ना। तो ये प्रोसेस क्या होगा? धीमे धीमे बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल स्टेट ऑफ रिएक्टर। सब क्रिटिकल स्टेट में है रिएक्टर, बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि उसको एक बार समझो यहाँ पे 2 टुकड़ा होने के बाद वापस इसको टुकड़ा करना है ना, तो ये न्यूट्रॉन यहाँ पे टकराना चाहिए ना, ये यहाँ पे टकराना चाहिए ना। अब जब न्यूट्रॉन ही खत्म हो जाएगा तो टकराएगा कौन? तो अगला रिएक्शन होगा कैसे? तो चेन खत्म हो जाएगा वहीं पे, प्रोसेस स्टॉप, इट विल बी नॉट चेन रिएक्शन एनी मोर। समझा कि नहीं आप लोग? हाँ, तो चेन रिएक्शन होने के लिए न्यूट्रॉन तो होना ही चाहिए, लेकिन कम पड़ गया तो सब क्रिटिकल स्टेट में आके ये बंद हो जाएगा, ठीक है।
अब अभी डिफिकल्टी आया नहीं है, हालांकि ये भी डिफिकल्टी ही है, बता दो। अब मान लो अपना k है ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन 1 मतलब रिलीज ज़्यादा हो गए तो ये रिएक्टर सुपर क्रिटिकल है, फट जाएगा। न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए ना तो चेन रिएक्शन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और इतना एनर्जी एमिट होगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे, फट जाएगा। एटॉमिक ब्लास्ट में यही होता है कि आपका ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो ये है सुपर क्रिटिकल स्टेटस, सुपर क्रिटिकल स्टेट। इसमें क्या होता है, रिलीज न्यूट्रॉन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उतना होना नहीं चाहिए। अब एक और सिचुएशन है k का, k इज इक्वल टू 1। भाई कैमरामैन कवर हो रहा है ना, यहाँ पे देखना, k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 में क्या है, रिलीज और इंसिडेंट का नंबर इक्वल है, तो ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये सही है, इस टाइप का होना चाहिए तो प्रॉपर सिस्टमेटिक हमको जो चाहिए वो कंट्रोल रहेगा। तो अब यहाँ पे डिफिकल्टी तो भी नजर आई नहीं, आपको डिफिकल्टी लिखनी है फिर इसका सोल्यूशन लिखना है। तो डिफिकल्टी क्या है यहाँ पे, डिफिकल्टी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि कभी न्यूट्रॉन कम पड़ रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, जबकि हमको रखना कैसा है, बैलेंस्ड। तो न्यूट्रॉन का कम पड़ना और ज़्यादा होना, दिस इज द डिफिकल्टी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे हम कुछ सेफ्टी रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड्स यूज़ कर सकते हैं। चेम्बर के अंदर वो रॉड जाएगा और आप लगेगा कि न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं तो कुछ न्यूट्रॉन को अपने साथ एब्जॉर्ब करके बाहर ले आएगा और बैलेंस कर देगा, और आपको लगेगा अंदर न्यूट्रॉन कम पड़ रहा है तो ये रॉड ऐसे ही बाहर आ जाएगा, न्यूट्रॉन को कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, उसको अंदर पनपने देगा। समझा कि नहीं? तो सेफ्टी रॉड्स अंदर डालते हैं, ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाए तो ये उनको एब्जॉर्ब करके बाहर ले आता है, और कम न्यूट्रॉन है तो वो बाहर ही रहता है, अंदर जाता ही नहीं है। न्यूट्रॉन को बनने को टाइम देता है कि और बनो रे, चालू रखो, मैं तो बाहर बैठा हूँ मजे कर रहा हूँ। समझा कि नहीं? तो सेफ्टी रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड्स लगते हैं, वो किसके होते हैं? तो डिफिकल्टी का सोल्यूशन में है सेफ्टी रॉड्स और कंट्रोलिंग रॉड्स। हाँ, वो किस मटेरियल के होते हैं? कैडमियम और बोरॉन, इसके हो सकते हैं। तो ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, आपको पूछेंगे एग्जाम में कि मॉडरेटर कौन कौन से है, तो मॉडरेटर है वाटर, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट, शायद बेरियम ऑक्साइड भी है, पढ़ना बुक मुझे प्रॉपर याद नहीं है। फिर वो बोलेंगे वो जो सेफ्टी रॉड्स अंदर डालने होते हैं चेंबर में, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके बाहर ले आते हैं, सेफ्टी रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड कौन कौन से? कैडमियम और बोरॉन। सिंपल है कि नहीं? अब डिफिकल्टी तीसरा भी है, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं, मैं वर्बली बता देता हूँ, आप पढ़ लोगे आपको आ जाएगा, ईजी है। थर्ड डिफिकल्टी ये है कि हीट बहुत प्रोड्यूस होता है, 10⁻⁶ केल्विन। कितना हीट प्रोड्यूस होता है? 10⁻⁶। मैं लिखता हूँ थर्ड डिफिकल्टी, थोड़ा लिखने यहाँ से ले आओ, ये हो गया अपना थर्ड डिफिकल्टी। डिफिकल्टी तीसरा क्या है? हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होता है, और हीट का अमाउंट होता है 10⁻⁶ केल्विन तक, इतना टेम्परेचर, तो सारा रिएक्टर जल जाएगा रे, ये कम थोड़ी है टेम्परेचर। तो हीट बहुत ज़्यादा होता है। बस अभी हीट का क्या करें? तो हीट तो हर मैकेनिक्स में समस्या है, और हीट के तो सॉल्यूशन बरसों से, सदियों से पड़े साइंटिस्ट के पास, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप 4 व्हील देख लो, आपका गाड़ी का इंजन गर्म होता है तो वो मैकेनिक कूलेंट डाल के रखता है ना अंदर, वो कूलेंट डाला होता है तो इंजन ठंडा रहता है, हीट का सोल्यूशन हो जाता है। तो हीट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम टू डील विथ, इट इज़ ईजी। आप यू कैन अप्लाई सम कूलेंट, कूलेंट मटेरियल है, जैसे कुछ लिक्विड डाल दो अंदर, या लिक्विड सोडियम डाल दो, लिक्विड सोडियम भी डाल सकते हो आप, है ना? तो इसके बारे में ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ मैं, जगह नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आया हीट का? कूलेंट वी कैन यूज, इसका सोल्यूशन क्या है? कूलेंट। और कूलेंट मटेरियल एग्जैक्टली कौन सा है? पढ़ ले बुक में, कूलेंट मटेरियल लिक्विड, ले लिख दिया बुक में, जाने दे, लिक्विड सोडियम। देख लो बुक में खड़े हैं, हाथ गंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। ओके बच्चा पार्टी, अब एक और सबसे बड़ा डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी नंबर 4। वो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट, और उसमें रिएक्टर का कोई गलती नहीं है,
ये नेचुरल डिफिकल्टी मतलब हम जो यूरेनियम निकाल के लाते हैं वो यूरेनियम एक्चुअली एनरिच्ड नहीं होता है, समृद्ध नहीं होता है, अपने काम का ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इधर जगह दिख रहा है इधर कैमरामैन, तो थोड़ा सा लिखता हूं यहाँ पे डिफिकल्टी नंबर 4, एनरिच्ड यूरेनियम इज द डिफिकल्टी। इस टाइप का यूरेनियम मिल नहीं रहा है। आप जो यूरेनियम लाते हो ना ये होता है U-238 होता है, ये यूरेनियम है। और ये 238 वाला है ना फिशनेबल नहीं है, इसका फिशन नहीं होगा, इसका विखंडन नहीं होगा। तो क्या करोगे? तू 2, 5, 10 किलो यूरेनियम ले आ, लेकिन जब उसका फिशन ही नहीं हो रहा है, वो टूट ही नहीं रहा है, तो कैसे ये रिएक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। तो दिस यूरेनियम इज अ डिफिकल्टी। 238 अपने को कौन सा चाहिए? 235 वाला यूरेनियम चाहिए, तो हम इसको प्रोसेस करके 235 वाला बना सकते हैं। लेकिन जनरली ये फास्ट प्रोसेस कौन सा करता है पता है? ये प्लूटोनियम बना देता है, और प्लूटोनियम फिशनेबल है, फिर वो फटता है। प्लूटोनियम यूरेनियम जैसा ही काम करता है। कैसे बनता है प्लूटोनियम? तो वो रिएक्शन आईएमपी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम कैसे बने, उसका केमिकल रिएक्शन है। तो देखते हैं, इजी है ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ, इजी। आप ये तो जानते हो कि जब कोई न्यूक्लियस में से बीटा बाहर निकलता है तो उसके जेड में क्या फर्क पड़ता है? +1 हो जाता है। बीटा नेगेटिव, अरे यार हाँ वही बोल रहा हूँ। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, समझो Z है और A है, अब इसमें से एक बीटा बाहर निकल गया नेगेटिव, तो अगला न्यूक्लियस कैसा दिखेगा? Z+1। और ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो यहाँ पे यही होता है, यूरेनियम पे जैसे ही न्यूट्रॉन आया तो अब क्या बन गया? 239, 92 वाला यूरेनियम बन गया। अब ये यूरेनियम अनस्टेबल हो गया, तो अपने अंदर से एक बीटा को बाहर निकालता है, तुरंत के तुरंत फेंकता है बीटा को बाहर। तो जैसे ये बीटा को बाहर फेंकेगा उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता है। अब बीटा निकला इसमें से, तो यहाँ पे +1 कर दो और ऊपर 239 रहने दो। तो अब ये यूरेनियम नहीं है, अब ये नेपच्यूनियम है, समझा? अब फिर इसमें से अपने आप ये भी अनस्टेबल है, अभी भी एक और बीटा निकलता है। यहाँ पे कैमरा करना डाउन, ये नेपच्यूनियम में से एक और बीटा निकलता है, ये एक और बीटा को बाहर फेंकता है एंटी न्यूट्रिनो के साथ। तो एक और बीटा निकला, तो यहाँ पे एक और प्लस हो गया 94, प्लूटोनियम 239, अब बन गया प्लूटोनियम। और ये जो प्लूटोनियम है वो फिशनेबल है। मतलब समझ रहे हो आप, ये इतना बड़ा कोई डिफिकल्टी नहीं है। होता क्या है, आपने 238 वाला यूरेनियम अंदर डाला और एक न्यूट्रॉन मारा तो फिशन होगा, इसका नहीं हो रहा है, प्लूटोनियम का होगा। लेकिन इसमें से ही प्लूटोनियम तुरंत बन जाएगा अंदर, समझे कि नहीं आप? समझा कि नहीं? तो इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पे टाइम ज्यादा ले लिया इसलिए थोड़ा फास्ट आपको पढ़ा दिया। हालांकि आप इतना बड़ा बच्चा हो कि बीटा एमिशन वाला प्रोसेस कोई टफ नहीं है, तो आपको पता ही होगा। तो मैं निकल गया, ठीक है आगे। अब इसके बाद एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, आप पढ़ना उसको टेक्स्ट बुक में से। छोटा सा एक डिजाइन है, यही सारा उसमें लिखना है कि कहाँ से पानी डाला, कहाँ से टरबाइन चलाया, कहाँ से वेपर बना। इजी है, आप पढ़ लेना। मान लो आपको पढ़ने पे भी अच्छे से समझ नहीं आता है तो फिर अगला लेक्चर उस पे लेंगे, वरना अगले लेक्चर से इसके सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और सारे फॉर्मूले एक बार लर्न करके आना। हो सकता है मैं वन शॉट रिवीजन करवाऊं और वन शॉट रिवीजन में आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिचुएशन में क्या फॉर्मूला लेना चाहिए। सो कीप रीडिंग दिस चैप्टर, ओके? ले लो स्क्रीनशॉट, चलो बाय।